नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया हो, सेफ हो और हेल्दी हो, और साथ ही साथ आप लोगों का इंटर मे का प्रेपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से चल रहा है। इसी प्रेपरेशन को पूरा करने के लिए आज मैं सीए अंकिता पटनी आप लोगों के सामने आई हूँ सीए इंटरमीडिएट लॉ के अमेंडमेंट्स लेके, विच इज एप्लीकेबल फॉर मे 2020 अटेम्प्ट। अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो और आपने मे 2020 के लेक्चर्स मेरे सब्सक्राइब किए थे या देखे थे या लाइव क्लासेस अटेंड की थी, सो लेट मी टेल यू, ये जो अमेंडमेंट का वीडियो है इसमें से 90% अमेंडमेंट्स जो है आपके ऑलरेडी कवर्ड हो गए हैं। कुछ एक या दो अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द रूल्स बचे हुए हैं, बट मैं स्टिल रेकमेंड करूंगी कि इंस्टीट्यूट ने ये जो आरटीपी में सारे अमेंडमेंट्स दिए हैं, ये सारे अमेंडमेंट्स मैं अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग में कवर करने वाली हूँ। मैं फिर भी अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये लेक्चर वो एक बार एटलीस्ट जरूर देखें, सो दैट जो भी नॉलेज मैंने तब आपको दिया था वो ब्रश अप हो जाए और आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। और यही अमेंडमेंट के जो नोट्स है आपको ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसे क्लास में मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द राइटिंग पार्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी पार्ट। नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, फिर भी अगर आप कुछ एडिशनली कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो अलोंग विद द वीडियो, पॉज करके ये सारे नोट्स जो है वो आप ले सकते हो। तो देखो, आइए हमारे सीए इंटरमीडिएट लॉ अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर 2020 की शुरुआत हम करते हैं। Starting with the first amendment, which is from chapter number 2 relating to incorporation of the company and the matters incidental thereto। खैर ये जो अमेंडमेंट है मैंने क्लास में ऑलरेडी करवाया था, बट क्या कहता है ये अमेंडमेंट। आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 2 में हमने नेम क्लॉज से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे थे। तो ये जो रूल नंबर 8 था ना, वो बताता था कि कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए। इसी रूल को एमसीए ने क्या किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो पहले जहां पे रूल 8 हुआ करता था, अब वही रूल जो है 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, रूल 8A, रूल 8B एंड रूल नंबर 8C। तो क्या कहता है ये रूल नंबर 8B? ये रूल 8B कहता है, अगर आप आपके कंपनी के नाम पे, अगर आप आपके कंपनी के नाम में बोर्ड, कमीशन, ऑथोरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक या प्रेसिडेंट, ऐसे कोई भी शब्दों का इस्तेमाल अगर करना चाहते हो, ये शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हो ओनली आफ्टर टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इन चीजों के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल क्यों लिया है? दैट इज बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे शब्द जो है जैसे कि नेशनल, प्रेसिडेंट, बोर्ड, रिपब्लिक, ऐसे लगता है जैसे कि यू आर कैरिंग द पेट्रनेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो पब्लिक गुमराह ना हो, इसलिए हमने कहा है आपको अगर ये शब्दों का इस्तेमाल करना है आप कीजिए, but these words will be allowed to be used only after you take the prior approval of the central government। साथ ही साथ अगला सेंटेंस जो है वो कहता है, आपके नाम में अगर आप ये सारे शब्दों को इस्तेमाल करना चाहते हो, कौन से सारे शब्दों को? जैसे कि इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, निधि, म्यूचुअल फंड्स, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब आपने अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी का जो भी डिक्लेरेशन है वो सबमिट कर दिया है टू द रिस्पेक्टिव ऑथोरिटी। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप आपके नाम में बैंक या बैंकिंग इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये शब्द आप यूज कर सकते हो। कब यूज कर सकते हो? 1, अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है तो, एंड 2, यू हैव टेकन द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, और इसी आरबीआई का जो अप्रूवल है वो आपने डिक्लेरेशन के द्वारा सबमिट कर दिया है। सिमिलरली आप अगर आपकी कंपनी के नाम में इंश्योरेंस इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हो, क्या आप इंश्योरेंस इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो? यस। कब? हाँ, अगर आपकी कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है तब।
साथ ही साथ आपने इरडा, इरडा क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपने अप्रूवल लिया है, उसी के बाद आप आपके नाम में इंश्योरेंस इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर्ड की थी और वही चीज़ जो है हमने रूल 8 के बदले इंट्रोड्यूस कर दिया है इस एक्ट में एज रूल नंबर 8B। तो देखो वापस से समरी के लिए, ये पर्टिकुलर रूल कहता है आपकी कंपनी अगर अपने कंपनी के नाम में कमीशन, बोर्ड, ऑथोरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल करना चाहती है वो कर सकती है, ओनली आफ्टर इट हैज टेकन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ अगर आपकी कंपनी आपके कंपनी के नाम में इस्तेमाल करना चाहती है इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, निधि, म्यूचुअल फंड्स, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है ओनली आफ्टर यू हैव सबमिटेड अ डिक्लेरेशन व्हिच इज गिवन बाय द रिस्पेक्टिव ऑथोरिटी। जैसे कि बैंक के लिए रिस्पेक्टिव ऑथोरिटी होगा आरबीआई, इंश्योरेंस के लिए रिस्पेक्टिव ऑथोरिटी जो होगा दैट वुड बी द इरडा, स्टॉक एक्सचेंज अगर इस शब्द का इस्तेमाल आप करना चाहते हो आपके कंपनी के नाम पे तो फिर ऑथोरिटी जो होगा रिस्पेक्टिव ऑथोरिटी दैट विल बी सेबी। तो इन शब्दों का आप इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब आपको इन ऑथोरिटीज से एक डिक्लेरेशन मिला है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इन शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए इन योर कंपनीज नेम। सो दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट विच इज कवर्ड इन द आरटीपी। Now moving on to the next amendment which is covered under chapter number 3. Chapter number 3 जो है वो प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट के बारे में बात करता है। कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है इस चैप्टर में, छोटे छोटे चेंजेस है जैसे कि, और ये सारे चेंजेस जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर कर दिए हैं। ये जो चेंज है वो कहता है हर जगह पे मतलब कहाँ पे, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 4, 5 एंड 6 जहां कहीं भी हमने रजिस्ट्रेशन इस शब्द को इस्तेमाल किया है, रजिस्ट्रेशन के बदले वी विल बी यूजिंग द वर्ड फाइलिंग। अब आप बोलोगे मैम, ओ मैम रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग ये दोनों वर्ड्स तो सेम ही है ना? जी नहीं, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रजिस्ट्रेशन एंड द वर्ड फाइलिंग। अगर मैं फाइलिंग इस शब्द की बात करूं जिसको रिप्लेस किया गया है बाय द वर्ड रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग का मतलब होता है सबमिटिंग। तो अगर आप किसी पर्सन को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो एंड दैट पर्सन इज पुटिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इनटू फाइल्स, इट इज नोन एज फाइलिंग। बट जहां तक रजिस्ट्रेशन इस शब्द के मतलब की बात होती है, रजिस्ट्रेशन मीन्स एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर चेकिंग, act of recording information after checking. So basically we have verified whatever you have submitted to us. So basically filing is a very liberal word. जहां तक registration इस शब्द में filing तो है प्लस साथ ही साथ वेरिफिकेशन भी है ऑफ वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव सबमिटेड टू द रिस्पेक्टिव ऑथोरिटी। तो हमने क्या किया है इस सेक्शन नंबर 26 में, जहां कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था वहां पे हमने रजिस्ट्रेशन के बदले में इस्तेमाल किया है द वर्ड फाइलिंग। कहां पे आइए साथ में देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 26 सब सेक्शन नंबर 4, ये सेक्शन कहता है कोई भी कंपनी अगर पब्लिक के पास अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है, ये प्रोस्पेक्टस वो पब्लिक के पास तब तक इशू नहीं कर सकती जब तक उसने आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस को फाइल नहीं किया है। क्या नहीं किया है? फाइल नहीं किया है। अर्लियर बिफोर द अमेंडमेंट इट वाज रजिस्ट्रेशन, और आज अमेंडमेंट के बाद जो शब्द आ चुका है दैट इज फाइलिंग। तो वही सेक्शन नंबर 26 सब सेक्शन नंबर 4 यही चीज कहता है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक के पास अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है वो कर सकती है, बट दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर द प्रोस्पेक्टस इज filed with the ROC. So no prospectus shall be issued by the company unless it is delivered to the ROC for filing.
filing a copy thereof signed by every person who is named therein as a director or a proposed director of the company. साथ ही साथ सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन नंबर 5 जो एक्सपर्ट के स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, वो कहता है अगर आपके प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का कमेंट है, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, और यही स्टेटमेंट जो है उसने राइटिंग में दिया है और कंसेंट दिया है, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, this particular statement of the expert which is given in the prospectus is not withdrawn, it is not withdrawn, then my dear friends, this expert shall be liable for whatever information he is given in that particular prospectus. तो देखो ये पर्टिकुलर चीज वही कहता है कि अगर एक्सपर्ट ने रिटिन में कंसेंट दिया है और उसका कंसेंट उसने विड्रॉ नहीं किया है, किसके पहले? बिफोर द फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, फाइलिंग of the prospectus with the ROC, he is obviously liable for whatever he has said in the prospectus. साथ ही साथ सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 6 कहता है हर कोई प्रोस्पेक्टस जो आपने इशू किया है उसके फेस पे लिखा होना चाहिए कि इशू के पहले हमने ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी जो है आरओसी को डिलीवर की थी, फाइल की थी, डिलीवर्ड फॉर फाइलिंग टू द आरओसी, एंड हर वो कोई डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड था वो हमने अटैच किया था और उसे भी डिलीवर किया था. तो इन शॉर्ट इट इज नॉट अ वेरी मेजर अमेंडमेंट, इट इज अ वेरी स्मॉल अमेंडमेंट जहां पे सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 4, 5 और 6 में जहां पे पहले शब्द रजिस्ट्रेशन था उसी शब्द को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है बाय द वर्ड फाइलिंग. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 7 अब ओमिट हो चुका है, क्योंकि ये ओमिट हो चुका था, मैंने अपने मॉड्यूल में भी इंक्लूड नहीं किया था, विच वॉज एप्लीकेबल फॉर मे 2020 अटेम्प्ट. तो अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो आपको ये सेंटेंस नजर नहीं आ रहा होगा बिकॉज आई हैड ऑलरेडी कवर्ड दैट अमेंडमेंट ड्यूरिंग द क्लास ड्यूरेशन ओनली. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या था मैं आपको समझाना चाहती हूँ जो अब ओमिट हो चुका है. सो प्रैक्टिकली एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन इज नॉट रेलिवेंट एनीमोर. ये सबसेक्शन कहा करता था कि registrar shall not register a prospectus unless the requirement of this section with respect to the registration are being complied with. देखो मैंने आपको पहले ही कहा था registration एक बहुत ही गहरा शब्द है. वो कहता है registration का मतलब होता है आप जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते हो इट मींस यू आर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर चेकिंग. पहले जो वर्ड इस्तेमाल था दैट वाज रजिस्ट्रेशन. मतलब अगर रजिस्ट्रेशन ये शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए ये सबसेक्शन 7 कहा करता था कि आरओसी को कोई भी प्रोस्पेक्टस रजिस्टर नहीं करना होगा until and unless it is satisfied that all the requirements of the act have been complied with. बट देखो अमेंडमेंट के बाद हमने रजिस्ट्रेशन शब्द को हटा के फाइलिंग शब्द को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो ऑब्वियसली बात है फाइलिंग means only submitting documents wherein you are submitting the documents and ROC is putting those documents into files. We are not actually checking the authentication of the words and sentences that you have written in the documents, and that is why this subsection has been now omitted. Yes or no guys? Yes. आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 29 पे. सेक्शन नंबर 29 जो है ये वाला सेक्शन नंबर 29 का अमेंडमेंट भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को मई 2020 के अगर आपने लेक्चर्स देखे मैंने क्लास में ऑलरेडी कवर करवा दिया है. बट अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो या अगर आपने मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखी होगी तो ये अमेंडमेंट आपके लिए रेलिवेंट है. ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है इसमें हमने क्या किया, सेक्शन 29 पे यहाँ पे जहाँ पे पब्लिक इस शब्द को इस्तेमाल किया गया था अब हमने इस शब्द को हटा दिया है. सेक्शन नंबर 29 इज अ वेरी सिंपल सेक्शन जो कहता है हर कोई कंपनी, एवरी कंपनी, ओके, एवरी कंपनी विच इज मेकिंग अ पब्लिक ऑफर विल नाउ हैव टू इशू इट्स शेयर्स ओनली इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट. वापस से हर वो कोई कंपनी जो अपने शेयर्स का
पब्लिक ऑफर करना चाहती है। एवरी कंपनी विच इज मेकिंग अ पब्लिक ऑफर हैज टू मेक पब्लिक ऑफर ओनली इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। साथ ही साथ उसी सेक्शन में और एक चीज इंसर्ट की गई है जो कहता है in case of such class or classes of unlisted companies, unlisted companies, unlisted companies, the securities shall be held or transferred only in the dematerialized format as may be prescribed, मतलब according to the rules। तो rules में अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी के बारे में हमने कहा है, अब आज के बाद इन अनलिस्टेड कंपनी को भी अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी होगी और ट्रांसफर करनी होगी इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। आगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में एक आखिरी अमेंडमेंट है जहां पे भी हमने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन शब्द को सब्स्टिट्यूट कर दिया है बाय द वर्ड फाइलिंग। और ये जो अमेंडमेंट है इट इज रिलेटिंग टू अ स्टेटमेंट बाय द एक्सपर्ट विच इज मिसलीडिंग। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कहता है डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। कब लायबल नहीं होगा? एक्सपर्ट के मिसस्टेटमेंट के लिए। अगर डायरेक्टर ने एक्सपर्ट का कोई स्टेटमेंट जैसा कही था वैसा का वैसा उठा के प्रोस्पेक्टस में अगर डाल दिया है और वही प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल किया गया था, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स दिस डायरेक्टर विल नॉट बी हेल्ड लायबल प्रोवाइडेड expert shall be competent to give that particular statement, then my dear friends this particular director will not be held guilty। तो यहाँ पे भी हमने registration इस शब्द के बदले सब्स्टिट्यूट कर दिया है फाइलिंग इस शब्द को। आगे बढ़ते हैं, चलो चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का चैप्टर। सबसे पहला चेंज जो आया है दैट इज इन सेक्शन नंबर 43 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के रूल्स में, रूल नंबर 4 रिलेटिंग टू डीवीआरस। And this particular amendment is very important relating to the MCQ pattern that we have for the examination। अगर आपको याद होगा डीवीआर के जब मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको कहा था मैक्सिमम डीवीआर दैट द कंपनी कैन इशू इज 26% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, टोटल मींस शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट एंड शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इसी 26% को अब सब्स्टिट्यूट कर दिया है बाय 74%। तो जैसे कि अगर आपका पोस्ट इशू टोटल वोटिंग 100 है तो मैक्सिमम डीवीआर जो हो सकते हैं वो है 74। मतलब आपके नॉर्मल शेयर्स जो है, शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट, दैट कैन ओनली बी 26। तो पहले जहां पे 26 था उस 26 को अब हमने क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है टू 74%। सो दिस अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ उसी रूल में और एक चीज को हटाया गया है। पहले जहां पे लिखा गया था कि कंपनी डीवीआर तभी इशू कर सकती है व्हेन इट इज हैविंग अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। अब ये चीज को ओमिट कर दिया है, तो अगर ये चीज ना भी है तो भी आपकी कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 71 उसी चैप्टर का जो बात करता है डिबेंचर्स के बारे में। इसी सेक्शन 71 के जो रूल्स है डीवीआर से रिलेटेड अब वो चेंज हो चुके हैं। ये जो रूल्स है देखो, ये सारे के सारे रूल्स जो है यहाँ पे मैंने थ्योरी में आप लोगों को दिए हुए, बट मैं आपको ये रूल्स एकदम इजी लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ। देखो एकदम गौर से सुनना बिकॉज थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये चीज। आप लोग ये चीज तो जानते हो
कोई भी कंपनी ने अगर अपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, कोई भी कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स सच कंपनीज हैव टू मेक अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. व्हाट इज अ रिजर्व? देखो, जब कभी भी मैं रिजर्व की बात करती हूं, रिजर्व इज नथिंग बट व्हाट आर यू डूइंग? You are transferring a certain amount of your existing profits to another account, which is a debenture redemption reserve account, which is a mere book entry. तो आप क्या कर रहे हो? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका जनरल रिजर्व का अकाउंट, उस रिजर्व में से पैसे हटा रहे हो और डीआरआर में आप पैसे डाल रहे हो. तो जब मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, मैंने आपको ये चीज कही थी, रिजर्व बनाना एक चीज होती है और इसी रिजर्व को इन्वेस्ट करना एक दूसरी चीज होती है. रिजर्व क्रिएट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक रिजर्व में से फंड्स निकालो, दूसरे रिजर्व में फंड्स डालो. इससे कंपनी का कैश फ्लो, फंड फ्लो अफेक्ट नहीं होता है. बट अगर लॉ मेकर्स कहते हैं कि आपको सिर्फ रिजर्व नहीं बनाना है, रिजर्व के साथ साथ आपको ये अमाउंट जो है डिपॉजिट करना होगा इन सर्टेन शेड्यूल बैंक्स, एफडी के रूप में, या तो इन सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब अब एक्चुअली आपका जो पैसा है वो लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है. और अब हम कह सकते हैं अगर लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट हुआ है, मतलब जैसे जरूरत पड़े, रिडेम्पशन का समय आया, ये लिक्विड एसेट्स को डिसॉल्व करके कैश लेके जो एक्चुअली हमने इन्वेस्ट किया था, हम हमारे डिबेंचर होल्डर्स को रीपे कर सकते हैं. तो यही रूल, कौन सी कंपनी को कितना रिजर्व क्रिएट करना है और कितने फंड में इन्वेस्ट करना है, उसी से रिलेटेड रूल्स जो है वो हाल ही में अमेंड हुए हैं. सबसे पहली बात तो एक्ट कहती है हर कोई ईयर के जैसे कि अज्यूम करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर. क्या करंट फाइनेंशियल ईयर तो अब खत्म हो चुका है, तो फिर हम लोग अज्यूम करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर इज 1st of April 2020 to 31st of March 2021. ये पर्टिकुलर रूल्स जो है वो कहते हैं हर कोई कंपनी को, जिनको ऑब्वियसली ये रूल्स एप्लीकेबल है, उन्हीं रूल्स के हिसाब से अपने हर फाइनेंशियल ईयर के 30th अप्रैल तक, मतलब अगर मैं ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, इस फाइनेंशियल ईयर का 30th अप्रैल आएगा ऑन द 30th of April 2020. हर एक कंपनी को 30th अप्रैल 2020 तक, फाइनेंशियल ईयर के 30th अप्रैल 2020 तक क्या करना पड़ेगा? अपने जो भी डिबेंचर्स है जो मैच्योर हो रहे हैं इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, उसका कंपनी को 15% जो है उसका बनाना पड़ेगा एक डिबेंचर रिडेम्पशन फंड. मतलब यही जो पैसा है वो कंपनी को डालना पड़ेगा इन ईदर फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स और in government securities or in such securities which is mentioned in the Indian Trust Act 1882. अब Indian Trust Act 1882 कौन सी सिक्योरिटीज को प्रिस्क्राइब करता है, उतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कंपनी को कंपल्सरी है टू इन्वेस्ट द रिजर्व का अमाउंट, this investment shall be done by the 30th April of the current financial year. तो suppose मेरा current financial year शुरू हुआ है from the 1st of April 2020 which will be ending on the 31st of March 2021. तो मेरे current financial year के 30th April तक मुझे कुछ पैसा कितना बताने वाले हो वापस से सुनो, कुछ पैसा जो है मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा in either
fixed deposits of scheduled banks, either in government securities or in such securities which is being stated under the Indian Trust Act 1882. So what is this amount that I will have to invest? This amount is 15% of the debentures that are maturing in my current financial year. But उसके अलावा भी ये चीज़ ये जो पर्टिकुलर रूल है ये बात करता है एक दूसरे चीज़ के बारे में, विच इज़ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. कौन सी कंपनीज को कितना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है वो मैं आपको बताती हूँ. आइए. ओके, starting with the first point. अगर आपकी कंपनी इज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इट इज अ बैंकिंग कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने क्लास में भी कहा था, देखो मैंने यहाँ पे रेडी रखा है, देयर आर 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. फिर हमारी नाबार्ड के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, 8th स्टैंडर्ड से हम नाबार्ड के बारे में सुनता है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, साथ ही साथ सिडबी एंड एनएचबी, द नेशनल हाउसिंग बैंक. ये चारों जो है हमारे है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो अगर आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या तो है आपकी कोई बैंकिंग कंपनी, तब ऐसे केस में आपके कंपनी ने चाहे पब्लिक इशू किया है डिबेंचर्स का या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है डिबेंचर्स का, फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. साथ ही साथ ऐसी कंपनीज को कोई फंड में भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है. तो ना ही वो डीआरआर क्रिएट करेंगे, ना ही वो पैसा जो है फंड में इन्वेस्ट करेंगे. ये कंपनीज के ऊपर वैसे ही बहुत सारे रेगुलेशंस एप्लीकेबल है. सो वी आर रेस्ट अश्योर्ड दैट दीज कंपनीज विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट. इसलिए इन कंपनीज के लिए हमने क्या किया है, कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द क्रिएशन ऑफ डीआरआर स्पेसिफाई नहीं किया है. तो देखो पहली कैटेगरी जो सबसे ईजीएस्ट कैटेगरी है वो बात करती है अबाउट AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज बैंकिंग कंपनीज. कौन सी, वापस से बताओ तो मेरे साथ रिपीट करो, चलो बोलो. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनीज. ये जो कंपनीज है ना ही उन्हें डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है और ना ही उन्हें कोई भी पैसा जो है फंड में डालने की जरूरत है. फंड मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है. फंड मतलब एफडीज इन शेड्यूल्ड बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सच सिक्योरिटीज एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. तो ना ही उनको रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत है और ना ही इन जगहों पे पैसे डालने की जरूरत है. सेकंड कैटेगरी जो है वो कहती है अगर आपकी कंपनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में बताई गई है. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 72, ये आपके फाउंडेशन सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी कवर हुई है. आज के समय पे सिर्फ और सिर्फ 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. कौन से 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? LIC, UTI एंड IDFC. तो अगर आपकी है एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 72, इन शॉर्ट अगर आपका LIC है, UTI है या IDFC है, अगर आपने आपके डिबेंचर्स चाहे पब्लिकली इशू की है या इन डिबेंचर्स का क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 42, तब ऐसे केस में इन कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है. कितना डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है? उतना ही डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है जितना एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब किया है. अगला ही पॉइंट एनबीएफसी के बारे में बात करता है और एनबीएफसी का पॉइंट कहता है एनबीएफसी को
DRR जो क्रिएट करना है दैट इज 0% प्रिस्क्राइब्ड करेंटली। मतलब इन शॉर्ट हमने कहा है, क्या कहा है हमने, ऐसा ही कहा है कि अगर आपकी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक्चुअल परसेंट वाइज आपको कोई भी DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फंड में पैसा डालने की ज़रूरत है? नहीं, फंड में भी आपको पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 3 जिसमें 4 पॉइंट्स है। कौन से 4 पॉइंट्स? अगर आपकी लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज ऑब्वियसली एक्सेप्ट फॉर AIFI एंड बैंकिंग कंपनीज, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी ने अगर पब्लिक इशू किया है और आपकी कंपनी जो है इट इज एन NBFC और एन HFC। सेकेंड पॉइंट कहता है आपकी लिस्टेड कंपनी है जिसने पब्लिक इशू किया है, बट आपकी कंपनी इज अ कंपनी अदर देन NBFC एंड HFC। और बाकी की 2 कैटेगरीज जो है वो कहते हैं आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है डिबेंचर्स का, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है डिबेंचर्स का, आप कौन हो? NBFC HFC, अदर देन NBFC HFC। तो बहुत इजी है ये चारों पॉइंट्स को लर्न करना। पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। वापस से पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू के 2 बच्चे हैं, अगर आपकी NBFC है या HFC है। प्राइवेट प्लेसमेंट के भी 2 बच्चे, अगर आपकी NBFC है और आपकी है एक HFC। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि चारों भी केसेस में द फिगर्स आर द सेम टू सेम। इनमें से कोई भी कंपनी को DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हाउ मच का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। बट क्या आपको फंड में पैसे डालने की ज़रूरत है? फंड में पैसे डालने की ज़रूरत है, फंड में पैसे डालने की ज़रूरत है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस। सो हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट इन द फंड्स एंड दैट इज 15%। 15%, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग इन द करंट financial year which you will deposit in the fund by the 30th of April of the current financial year। तो देखो वापस से तीनों चीजों में रिवाइज करना चाहती हूँ, फिर मैं 4th पॉइंट पे जाऊंगी। सबसे पहला पॉइंट जो कहता है वो कहता है अगर आपका AIFI है या अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है, चाहे आपने डिबेंचर्स को पब्लिक इशू किया या चाहे आपने डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट किया, डज नॉट रियली मैटर। ना ही आपको DRR क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही आपको फंड में पैसे डालने की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट जो है वो कहता है अगर आपकी कंपनी इज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहले लॉ मेकर ने कहा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यस DRR क्रिएट करने की जरूरत है। कितना DRR क्रिएट करने की जरूरत है? उतना ही DRR क्रिएट करने की जरूरत है जितना NBFCs को रिक्वायर्ड है। तो NBFCs को कितना रिक्वायर्ड है? 0%। तो इनडायरेक्टली पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, DRR भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और फंड में भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है। थर्ड कैटेगरी, आपकी कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी है तो इसके 2 बच्चे हैं, लिस्टेड कंपनी है। ओके, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो वो पब्लिक के पास भी जा सकती है और वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। अगर उसने पब्लिक इशू किया है, आपकी अगर कंपनी NBFC है या HFC है या नॉन NBFC नॉन HFC, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, कंपनी आपकी NBFC है या HFC है, आपकी कंपनी अदर देन NBFC है या HFC है, बट फर्क नहीं पड़ता। आपकी कंपनी लिस्टेड है, चाहे उसने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है या चाहे उसने पब्लिक इशू किया है, डज
एनबीएफसी है, एचएफसी है, अदर देन एनबीएफसी, अदर देन एचएफसी है, फर्क नहीं पड़ता। ना आपको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 15% ऑफ द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फंड में ट्रांसफर करना होगा। अप टू विच डेट? अप टू 30th April of the current financial year। और एक लास्ट पॉइंट है जो बात करता है अबाउट अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज में अगर आपकी एनबीएफसी या एचएफसी है, तब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको ना ही डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही आपको फंड में पैसे डालने की जरूरत है। बट यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी, देन माय डियर फ्रेंड्स आपको 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो है, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो है उसका डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। और फंड में कितना पैसा डालना पड़ेगा? फंड में डालना पड़ेगा 15% ऑफ द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप देखोगे 10% जो है, 10% वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक ही केस में आता है, एंड दैट इज इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी। आपको 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का डीआरआर क्रिएट करना होगा और 15% जो है आपको फंड में इन्वेस्ट करना होगा। आइए द अमेंडमेंट नोट्स, ठीक है, ये चीज मैं चाहूंगी आप लोग सब लिख लो। तो आप क्या कर सकते हो, अब इस लेक्चर पॉज कर सकते हो, इस पीपीटी को आप ड्रॉ करोगे और एग्जामिनेशन में भी अगर इंस्टीट्यूट ने कोई भी एमसीक्यू है, आप इसी चार्ट को माइंड में रखते हुए एमसीक्यू का जवाब दे एंड मेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट इन योर नोटबुक्स। अज्यूम करती हूं आपने अब लेक्चर को फॉरवर्ड करते हुए, प्ले करते हुए लिख लिया है आपने। तो अब मैं अमेंडमेंट नोट्स पे जाना चाहती हूं। देखिए, ये सारी चीजें जो है ये सब कुछ कवर हो गया है इन दैट पर्टिकुलर पीपीटी। आप यहां पे आइए, ये देखो अदर अनलिस्टेड कंपनीज, जिसके लिए मैंने स्टार किया था ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन कंपनीज को कितना डीआरआर क्रिएट करना है, कितना डीआरआर क्रिएट करना है, कितना डीआरआर? 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। और साथ ही साथ फंड की जो मैं बात कर रही थी ना, फंड की 15%, याद रखना, डीआरआर 10%, फंड में इन्वेस्टमेंट 15%। 15% कब तक करोगे? 30th April इन ईच ईयर। साथ ही साथ आगे देखो लिखा गया है, जो भी पैसा, देखो जो भी पैसा आपने डीआरआर में क्रेडिट किया है, it shall not be utilized for any purpose other than the redemption of the debentures. So this is a very obvious point. जो भी पैसा आपने डीआरआर में क्रेडिट किया है, it shall be utilized only for one purpose, and that is the redemption of the debentures. साथ ही साथ ऊपर ये देखिए, कहां पे आप फंड का पैसा डाल सकते हो? शेड्यूल्ड बैंक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या वो सिक्योरिटीज जो बताई गई है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। एक आखिरी चीज है इस अमेंडमेंट की जो बात करती है अबाउट पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखो कभी कभार आपके डिबेंचर्स, जब मैंने आपको डिबेंचर्स के टाइप्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी डिबेंचर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, partially convertible debentures and non-convertible debentures. Non-convertible वो debentures होते हैं which are born as debentures and they are going to die as debentures.
fully convertible debentures वो होते हैं which are born as debentures but during their lifetime they are going to get converted into the equity shares of the company. और partially convertible वो debentures होते हैं जो born तो हुए हैं as debentures but some component of them will get converted into equity shares and the remaining component will be redeemed, means the cash will be given to the debenture holders. तो assuming अगर आपके debentures पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो से फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स की वैल्यू 100 है, ये 100 दो हिस्सों में डिवाइडेड है 60-40, 60 जो है वो कन्वर्टेबल है, convertible into what? Obviously the equity shares of the company and 40 rupees is non-convertible portion. अब जो non-convertible portion है, यही non-convertible portion जो है इसको आपको रिडीम करना होता है. तो अगर इसी पोर्शन को आपको रिडीम करना होता है, इसी पोर्शन का फॉर ओनली दिस portion you will create DRR or you will invest in the debenture redemption fund if रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली बात है अगर ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है अब तो आप ओनर बन जाओगे ना, आपको ये सिक्योरिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. सो दिस वाज अबाउट द अमेंडमेंट्स कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 71 रूल्स रिलेटिंग टू डिबेंचर्स. आइए आगे बढ़ते हैं to the last amendment which is relating to chapter number 7, आपका favorite chapter management and administration का chapter. ये particular chapter का amendment जो है it is under section number 90. सेक्शन नंबर 90 याद कीजिए, सेक्शन नंबर 90 बात करता है अबाउट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की एक लंबी सी डेफिनेशन थी, मैंने आपको बताई थी. इनफैक्ट हमने ये मतलब ये सेक्शन नंबर 90 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे का डिस्कशन किया था. सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जिसके पास 25% या उससे ज़्यादा के शेयर्स है विच ही हैज़ हेल्ड सोलली और जॉइंटली इन द नेम ऑफ अ ट्रस्ट एंड वगैरह वगैरह. याद कीजिए. तो यही सेक्शन नंबर 90 में ये चेंज आया है. एक नई चीज जो है सब सेक्शन वो इंट्रोड्यूस किया गया, इंसर्ट किया गया है और ये कहता है एवरी कंपनी शाल. अब देखो जहां कहीं पे भी शाल इस शब्द का अगर इस्तेमाल किया गया है मतलब नाउ इट हैज बिकम कंपल्सरी. इन शॉर्ट दिस प्रोविजन वॉज नॉट अर्लियर, मतलब पहले ये चीज कंपल्सरी नहीं थी. कौन सी चीज मैम पढ़ा रही हो अभी? ये पर्टिकुलर जो सबसेक्शन ऐड हुआ है वो कहता है हर कोई कंपनी को खुद से स्यूमोटो वॉलंटरीली हर वो स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कंपनी के कौन है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. मतलब नाउ वी हैव कास्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कंपनी. हमने कहा है अब कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो ये बारे में पता करे कि उनके शेयर्स का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है. साथ ही साथ आगे एक चीज इंट्रोड्यूस की गई है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इसी चीज से रिलेटेड जो है वो रूल्स बना सकता है. सो वी हैव गिवन एन एडिशनल पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और उसी सेक्शन नंबर 90 के सब सेक्शन 11 में और एक चीज कही गई है जो पहले था, जिसमें एक छोटी सी चीज ऐड हुई है आफ्टर 4A का इंसर्शन. पहले कहता था ये सेक्शन हर कोई कंपनी जिसको ये इंफॉर्मेशन पहले फाइल करनी चाहिए थी और उसने ये फाइल नहीं की है तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट was liable for a fine, okay, which was 10 lakhs and which could be extended up to 50 lakhs. और अगर ये continuing offense है तो अब ऐसे केस में 1000 rupees आपको फाइन लगने वाला था for every day of default till the time the failure continues. तो इसी चीज में हमने एक चीज को ऐड कर दिया है और कहा है
हर वो कोई कंपनी जिसको ये इंफॉर्मेशन फाइल करनी चाहिए थी, अगर उसने फाइल नहीं की है, या हर वो कोई कंपनी जिसको ये नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए थे टू आइडेंटिफाई दोज इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट, एंड सच कंपनी डिड नॉट टेक सच स्टेप्स, इन एवरी कंपनी or the officer in default will be liable for a fine from 10 lakhs which could be extended up to 50 lakhs, and if the offense is a continuing offense, further fine of rupees 1000 per day till time this failure continues. तो देखो ये सारे अमेंडमेंट्स जो मैंने आप लोगों के करवाए हैं, ये अमेंडमेंट्स जो है मैंने लिए हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिविजन टेस्ट पेपर एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट विच इज मे 2020 अटेम्प्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सारे अमेंडमेंट्स थे मैंने क्लास के दौरान ही कवर करवा दिए थे. अब कुछ एक अमेंडमेंट बचा हुआ है रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर 9 सेक्शन नंबर 132, जो स्वप्निल सर करवाएंगे थ्रू अ वेरी स्मॉल वीडियो विच विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स, जो एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा. करंटली मैं 1 मिनट में बस कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ. अभी आपका अटेम्प्ट नज़दीक आ रहा है, सो मेक द बेस्ट पॉसिबल यूटिलिटी ऑफ योर टाइम. सारी चीज़ों को आप सैक्रिफाइस कर दीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, आपका मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, मूवी है, या कुछ भी है. ये सारी चीज़ें जो है वो टेम्पररी है. आप ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो कभी भी, इवन आफ्टर योर अटेम्प्ट. आपका जो अटेम्प्ट है आज के समय पे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मुझे पता है आप लोग सब कर सकते हो. CA कोर्स जो है इट रिक्वायर्स ओनली डेडिकेशन. तो अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ आपकी पढ़ाई करोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे, आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक डाउन द एग्जामिनेशन. साथ ही साथ अगर आपको ये पता करना है कि लॉ के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि देखो लॉ में along with conceptual clarity as well as memorizing thing, what is also equally important is the presentation part. क्योंकि देखो जब तक आप आपके नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, एग्जामिनर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू नो. सो इफ यू वांट टू नो हाउ आर यू सपोज टू राइट डाउन द पेपर्स ऑफ दिस लॉ, मैंने यूट्यूब पे कुछ समय पहले एक वीडियो डाला हुआ था, हाउ आर यू सपोज टू प्रेजेंट योर लॉ पेपर. उस वीडियो को आप जरूर देखना, विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, माई डियर फ्रेंड्स. हाँ, एक और चीज और एक आखिरी चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ. और एक अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में बोला था, विच इज अ वेरी कॉमन अमेंडमेंट, जो मैंने अपने क्लासेस के दौरान ऑलरेडी कवर कर दिया था. बट फॉर दो फ्रेंड्स, अब भारत संविधान का आर्टिकल 370 जिसके द्वारा हमने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था, अब वो हट चुका है. क्योंकि अब वो चीज हट चुकी है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. नाउ एवरी एक्ट इंक्लूडिंग योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 and even the general clauses act is now going to be applicable to whole of India. Okay, तो यही हमारी आखिरी चीज थी, and this is all that I have for you all. All the very best to all my students and all my viewers. Thank you very much. Stay inspired, stay blessed. Love you all. Bye bye. Dhanyavad.